बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 4 सॉलिड्स की बात कर रहे थे। लिक्विड्स को हम वाइंड अप कर चुके हैं। सॉलिड्स में हम बेटा टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। आयोनिक सॉलिड्स को मुकम्मल करते हुए अब हम बढ़ेंगे कोवलेंट सॉलिड्स की जानिब। लेकिन उससे पहले आयोनिक सॉलिड के हवाले से एक छोटा सा टॉपिक, लैटिस एनर्जी। बेटा व्हाट इज लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी तो वैसे भी जारी बात है कि आयोनिक सॉलिड्स के लिए भी है, कोवलेंट सॉलिड्स के लिए भी है, मेटालिक सॉलिड्स के लिए भी है, लेकिन हमारे सिलेबाई में सिर्फ आयोनिक सॉलिड्स के हवाले से बात की गई है। तो आयोनिक लैटिस एनर्जी को दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। नंबर 1, द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ द आयोनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गैसियस आयंस, यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन को जब एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड हो जाते हैं और बाइंड होने के बाद सॉलिड आयोनिक क्रिस्टल में कन्वर्ट होते हैं। तो जब 1 मोल सॉलिड आयोनिक क्रिस्टल डेवलप होगी, उस दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी इस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, उसको लैटिस एनर्जी कहा जाएगा। जैसे कि सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी है 787 किलो जूल पर मोल। इसको इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of the ionic crystal into its gaseous ions is called lattice energy। यानी सोडियम क्लोराइड का हमारे पास 1 मोल मौजूद है सॉलिड आयन क्रिस्टल की शक्ल में, उसको हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें कि अल्टीमेटली वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में डिवाइड हो जाए और इस दौरान जो हीट एनर्जी इस्तेमाल होगी उसको लैटिस एनर्जी का नाम दिया जाएगा। याद रहे कि लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द चार्ज डेंसिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। From top to bottom, size of the cation increases, lattice energy decreases. From top to bottom in a group, size of the anion increases, therefore lattice energy decreases। क्योंकि दोनों के इंक्रीज होने से रिजल्ट क्या निकल रहा है बेटा? चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। चार्ज डेंसिटी के कम होने से लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और कैटाइन का साइज सेम रखें, एनाइन का साइज इंक्रीज करें तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। कैटाइन का साइज वेरी करते हुए एनाइन का सेम रखें तब भी लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। लैटिस एनर्जी की बात हो रही थी बेटा, लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द चार्ज डेंसिटी, ये बात हम वाइंड अप कर चुके। चैप्टर नंबर 7 बोर्न-हेबर साइकिल में इंशाल्लाह अजीज लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने का मेथड डेवलप किया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं जनाब हमारा आज का जो मेजर टॉपिक है, यानी कोवलेंट सॉलिड्स। तो बेटा कोवलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं? कोवलेंट सॉलिड्स आर आल्सो टर्म्ड एज एटॉमिक सॉलिड्स। Atoms of the same or different elements held together by a strong covalent bond in a solid crystal are called as covalent solids। यानी जब आपको यूनिट सेल दिखाया गया था लास्ट टाइम तो मैंने आपको कहा था कि कुछ पॉइंट्स क्रिस्टल पोजीशंस कहलाएंगी और लैटिस साइट्स कहलाएंगी। इन पोजीशंस पर अगर आयॉन्स मौजूद हों, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस, तो इनको हम आयोनिक क्रिस्टल कहते हैं। अगर उसी पर न्यूट्रल एटम मौजूद हों और कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हो दूसरे न्यूट्रल एटम के साथ, तो हम उसको नाम देंगे कोवलेंट सॉलिड्स का। तो बेटा कोवलेंट सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, एक वो जिनमें तमाम एटम्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक बड़ा सा जाइंट मैक्रो मॉलिक्यूल डेवलप कर लें, एक जाइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाए, तो उनको हम जाइंट मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं, सच एज डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और इनके स्ट्रक्चर्स आप स्क्रीन पर बारी बारी देख सकते हैं। इसके बाद बेटा लेयर लैटिस आती है। लेयर लैटिस में होता ही है कि एक लेयर में जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन्होंने तो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, फिर उसके ऊपर जो लेयर मौजूद है उसमें भी एटम्स ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड, नीचे भी ऐसे ही है। लेकिन लेयर टू लेयर किसी किस्म का कोई केमिकल बॉन्ड मौजूद नहीं है। लेयर टू लेयर किसी किस्म का कोई केमिकल बॉन्ड मौजूद नहीं है। ग्रेफाइट इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। कैडमियम आयोडाइड एंड बोरोन नाइट्राइड भी इसी कैटेगरी में आते हैं, जो कि अब आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अब बच्चों हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवलेंट सॉलिड्स की तरफ। क्योंकि बेटा कोवलेंट क्रिस्टल्स में, कोवलेंट सॉलिड्स में कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है और कोवलेंट बॉन्ड आप जानते हैं कि डायरेक्शनल बॉन्ड है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में मौजूद है। इसलिए इनकी पैकिंग थोड़ी सी लूजर पैकिंग होती है एज कंपेयर टू आयोनिक और मेटालिक सॉलिड्स, क्योंकि उसमें तो आयॉन्स और मेटल्स में मेटालिक कैटायंस वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और कोई स्पेस ऑलमोस्ट लेफ्ट ओवर नहीं होती। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शनल बॉन्ड होने की वजह से अच्छी खासी स्पेस जो है वहां पर मौजूद होती है, जिससे ये रिजल्ट आपके सामने आता है कि ये लूजर पैकिंग होती है और इसकी वजह से स्ट्रक्चर थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर डेवलप होता है।
इसी वजह से डायमंड के अंदर लाइट बड़ी आसानी से एंटर हो जाती है और उसके हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से अंदर ही घूमती रहती है। क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है और तमाम एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए दे आर वेरी हाई, दे आर वेरी हार्ड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इनकी वोलेटिलिटी ना होने के बराबर होती है। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड नॉन कंडक्टर, सिलिकॉन कार्बाइड नॉन कंडक्टर, बोरोन नाइट्राइड नॉन कंडक्टर, कैडमियम आयोडाइड नॉन कंडक्टर, सिलिकॉन एल्यूमिनियम नाइट्राइड नॉन कंडक्टर, तमाम के तमाम कोवलेंट सॉलिड्स नॉन कंडक्टर होते हैं, क्योंकि ना तो उनमें फ्री आयॉन्स मौजूद होते हैं ना ही उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जो रिक्वायरमेंट है बेसिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। लेकिन ग्रेफाइट इस शिक से आजाद है, क्योंकि ग्रेफाइट की लेयर लैटिस के दरमियान क्या होता है जी कि लेयर्स में जो एटम मौजूद हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं और दो लेयर्स के दरमियान काफी सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जो पैरेलल टू द लेयर फ्लो कर सकते हैं। यानी अगर इस फर्श को जिस पर मैं खड़ा हूं एक लेयर मान लिया जाए और मेरे ऊपर जो छत है उसको एक और लेयर मान लिया जाए, तो मैं बीइंग डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां पर मूव कर सकता हूं बिटवीन द लेयर्स, ठीक है, अराउंड द लेयर्स, पैरेलल टू द लेयर्स, लेकिन परपेंडिकुलर टू द लेयर नहीं होगा। जैसे कि हम इस चैप्टर में ऑलरेडी एनआइसोट्रॉपिक बिहेवियर में यही बात डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी लेकिन ओनली इन वन डायरेक्शन। सॉल्युबिलिटी, जाइंट मॉलिक्यूल इनमें से जिनमें मौजूद हैं, डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, दे आर नॉट गोइंग टू डिसॉल्व इन एनीथिंग, वो किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे। बहरहाल लेयर लैटिस वाले जो हैं ना वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे, ऑल्दो द सॉल्युबिलिटी इज नॉट वेरी हाई बिकॉज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम। सॉल्वेंट के पास वो एनर्जी मौजूद नहीं होती, तो गर्म करने पर वो थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाते हैं लेयर लैटिस वाले। अब बारी आती है बेटा प्रॉपर्टीज के बाद स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की, यानी हमारे सिलेबस में सिर्फ डायमंड का स्ट्रक्चर देखा। डायमंड इज वन ऑफ द अलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, और डायमंड में कार्बन के अलावा सिर्फ कार्बन ही होता है, यानी सारे एटम उसमें 10,000 हैं, 10 करोड़ हैं, उससे ज्यादा हैं, इंतहाई ज्यादा हैं, बड़ा साइज का है, छोटे साइज का है, व्हाटएवर द केस में भी सारे एटम कार्बन के। और हर कार्बन यहां पर बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। चैप्टर नंबर 6 में इंशाल्लाह हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है वो बताई जाएगी आपको। कोवलेंट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने का एक मेथड है, फिलहाल इतनी बात याद रखें। तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और sp3 हाइब्रिडाइज होने का मतलब होता है बेटा टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन, यानी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो टेट्राहेड्रल डेवलप होगा। जैसे कि आपको बोर्ड के बिल्कुल कॉर्नर पर, राइट अपर कॉर्नर पर आपको नजर आ रहा है बेटा, इसमें जो ब्लू कलर में बोल्ड सी लाइन नजर आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, इसका मतलब है ये बॉन्ड हमारी तरफ डायरेक्टेड है, यानी इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अस फ्रॉम द बोर्ड, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। और जबकि वो जो डॉटेड लाइन से अंदर की तरफ जा रहा है वो जारी बात है बोर्ड से अंदर की जाने में, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दर हकीकत 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, तो बोर्ड पर वो ड्रा नहीं किया जा सकता, तो इस तरह से प्रोजेक्शन की शक्ल में उसको ड्रा किया जाता है। हर कार्बन एटम अपने साथ वाले चारों कार्बन एटम के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होता है, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होता है, 4 बॉन्ड बना रहा होता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो 4 बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि आपको इस यूनिट में नजर भी आ रहा है, ये जो यूनिट है बेटा ये टेट्राहेड्रल यूनिट है, और इसमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ सारी बराबर होती है 154 पिकोमीटर, हर एंगल 109.5 डिग्री है, और ये यूनिट जो है वो टेट्राहेड्रल नजर आ रहा है। ये यूनिट पूरी क्रिस्टल में बार बार रिपीट होगा, और सारे, यानी अगर ये कार्बन इन चारों के साथ जुड़ा हुआ है तो यकीनन ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 3 इसके साथ और हैं, ये कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है तो 3 इसके साथ और हैं, ये कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है तो 3 इसके साथ और हैं, यानी हर कार्बन एटम अपने साथ 4 और कार्बन एटम के साथ अटैच है विद ए टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन जैसे कि नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बेटा एक ह्यूज जाइंट 3 डायमेंशनल कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है, यानी पूरे का पूरा कार्बन ही है, और वो कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। अगर डायमंड के ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये बिल्कुल सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर जैसा नजर आता है, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में ही नजर आता है, जिसकी वजह से चूंकि कार्बन टू कार्बन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नजर आ रहा है, ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा है डायमंड का स्ट्रक्चर, तो इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट एज हाई एज 3500 डिग्री सेल्सियस है। यहां पर बच्चों हमारी आज की बात मुकम्मल होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम मोलेकुलर सॉलिड्स और मेटेलिक सॉलिड्स की बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।